नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु स्वामी आप सभी का श्री राम क्लासेज बीकानेर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और बीकानेर श्री राम क्लासेज परिवार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आज पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी एक भाषा है और कोई भी भाषा जब बनती है तो उसे कुछ महत्वपूर्ण चरणों से होकर गुजरना पड़ता है और उन चरणों को पूरा करते हुए भाषा बनती है। इसी प्रकार हिंदी के कुछ चरण हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ध्वनि। मानव या पशु पक्षी के मुख से उच्चारित जो भी है उसे हम ध्वनि कहते हैं। मुख से उच्चारित ध्वनि को हमने लिखित रूप दे दिया तो वर्ण बन जाता है। मुख से उच्चारित ध्वनि को हमने लिखित रूप दे दिया तो वर्ण बन जाता है। वर्ण आपस में जुड़कर शब्द बनते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। जो अर्थ के साथ है वो सार्थक और जो अर्थ से रहित है वो निरर्थक। स प्लस अर्थ सार्थक और निर प्लस अर्थ निरर्थक। शब्द का दूसरा रूप पद। देखो पद क्या होता है। शब्द का दूसरा रूप पद है। जैसे मान लो एक शब्द लेते हैं हम पुस्तक। शब्द लेते हैं पुस्तक। एक छोटा सा वाक्य, राम पढ़ता है। राम पढ़ता है। और इस शब्द को जब इस वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। यानी किसी स्वतंत्र शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाए और वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित हो जाए तो उसे पद कहते हैं। उस शब्द को व्याकरणिक रूप मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। आगे शब्द आपस में जुड़ते हैं और जुड़ के वाक्यांश बनते। वाक्य प्लस अंश, यानी वाक्य का जो अंश है उसे हम वाक्यांश कहेंगे। वाक्यांश क्या होता है? यानी जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं और शब्दों का प्रयोग करने के बावजूद हमारी बात जो कहना चाह रहे हैं, हमारे भाव जो हम प्रकट करना चाह रहे हो वो पूरे प्रकट नहीं हो पाते, तो ऐसी स्थिति में जो शब्दों का समूह है उसे हम वाक्यांश कहेंगे। उसके बाद वाक्य। वाक्यांश या फिर वाक्य कहते हैं। वाक्य शब्दों का समूह है जिसमें हमने भाव प्रकट कर दिए। भाव प्रकट कर पाए वो तो कहलाएगा वाक्य, और शब्दों का समूह होने के बावजूद हम भाव प्रकट नहीं कर पाए उसे हम कहेंगे वाक्यांश। वाक्य आपस में जुड़े और जुड़ के बन गई भाषा। मानव
पशु पक्षियों के द्वारा मुख से उच्चारित ध्वनि को लिखित रूप दे दिया वर्ण। वर्ण आपस में जुड़ के शब्द दो प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। शब्द का एक दूसरा रूप हमने लिया पद। किसी स्वतंत्र शब्द का जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ जब उसका संबंध स्थापित हो जाए, उसे व्याकरणिक रूप मिल जाए तो उसे पद कहते हैं। शब्द आपस में जुड़ते हैं तो या तो वाक्यांश और या वाक्य। वाक्यांश वो होते हैं जो शब्दों का समूह होने के बावजूद बात पूरी नहीं हो पा रही, भाव प्रकट नहीं हो पा रहे, तो उन्हें वाक्यांश, और शब्दों का ऐसा समूह है जो पूर्ण भाव प्रकट कर दे, उन्हें वाक्य। और वाक्य बनाते हैं भाषा। अब जो यहां से प्रश्न बनते हैं उनके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। भाषा की प्राथमिक इकाई। प्राथमिक या फिर सबसे छोटी इकाई। भाषा की प्राथमिक या सबसे छोटी इकाई। ध्वनि। भाषा की प्राथमिक या सबसे छोटी इकाई ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द। आगे भाषा के चरणों की चर्चा करने के बाद हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्णमाला या वर्ण विचार। वर्णमाला या वर्ण विचार। वर्ण विचार जिसे हम हिंदी का आधार कहते हैं, वर्णों का जोड़ तोड़ है। वर्णों की जो वर्ण कैसे बनते हैं वो सारा हम वर्ण विचार में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या की यदि हम बात करें तो हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं, 44। इन्हें दो भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला के 44 वर्णों को दो भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। स्वरों की यदि संख्या की बात करें तो 11 और व्यंजनों की संख्या की यदि हम बात करें तो 33।
स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33। आगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर। हिंदी वर्णमाला में हमने पढ़ा स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। इससे पहले हम चर्चा करते हैं कि स्वर कहते किसे। वे वर्ण जिनका बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के स्वतंत्र उच्चारण किया जा सके, यानी उनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वतंत्र उच्चारित ध्वनियों को स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11, ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। अब इनके अलावा जब हम वर्णमाला लिखते थे तो 2 वर्ण और लिखते थे, अंग और अह। अंग और अह, इनकी संख्या 11। इनके अलावा 2 वर्ण और लिखते थे, अंग और अह। तो अंग जो है उसमें ए और अनुस्वार, ए और अनुस्वार। तो ए तो क्या है? स्वर। ए तो स्वर और अनुस्वार को हम कह देते हैं व्यंजन। अनुस्वार को हम कह देते हैं व्यंजन। यानी अंग जो है इसका ना तो पूर्ण स्वर की तरह उच्चारण होता है और ना ही पूर्ण व्यंजन की तरह। इसी प्रकार ए स्वर और विसर्ग, ए स्वर के साथ विसर्ग। तो ए तो है स्वर, विसर्ग का उच्चारण है की तरह यानी व्यंजन। तो ये जो 2 वर्ण है इनका उच्चारण ना तो पूर्ण स्वर की तरह होता है और ना ही पूर्ण व्यंजन की तरह होता है। इस कारण इन 2 वर्ण अंग और अह, इन 2 वर्णों को अयोगवाह स्वर कहा जाता है। अयोगवाह स्वर कहा जाता। वर्णमाला जब लिखते थे तो 13 वर्ण लिखते थे, जिनमें से 11 हमारे स्वर, जो 2 बच गए अंग और अह। अंग और अह, इनका उच्चारण ना तो पूर्ण स्वर की तरह होता है और ना ही पूर्ण व्यंजन की तरह होता है, इसलिए हमने इन्हें अयोगवाह स्वर कहा। प्रश्न पूछा जाता है अयोगवाह स्वर कौन से हैं, तो अंग और अह दोनों क्या होंगे? अयोगवाह स्वर। इनके अलावा जो 11 स्वर बच गए उन्हें हमने स्वर कह दिया। अब देखो आगे चलते, कुछ अंग्रेजी के शब्द जैसे डॉक्टर, कॉलेज, ऑफिस, इन शब्दों में जो स्वर प्रयुक्त किया गया हलंत डे और ओसु, हलंत के और
ओस और इनमें जो ओ आया, इस ओ को अंग्रेजी का ओ माना जाता है। अंग्रेजी के शब्द हैं सारे, तो इन स्वरों में जो ओ स्वर प्रयुक्त किया गया है वो अंग्रेजी का ओ स्वर। अंग्रेजी का ओ स्वर। इस ओ को हिंदी के रूपांतरण में ओ ले लिया गया और हिंदी मानक संस्था ने अंग्रेजी मानक संस्था से ग्रहण कर लिया। इस कारण इस स्वर को हमने गृहीत स्वर कह दिया। गृहीत स्वर कह दिया। तो 11 में मुख्य स्वरों में शामिल तो नहीं करेंगे, लेकिन प्रश्न पूछ लिया जाता है कौन सा गृहीत स्वर है, तो अंग्रेजी का स्वर ओ क्या होगा, गृहीत स्वर होगा। आगे थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। री स्वर स्वरों में शामिल किया, लेकिन जो री है इसका उच्चारण री की तरह किया जाता है, जैसे रीचा और रीच, दोनों शब्द लिखे जाते हैं और दोनों सही भी माने जाते हैं। इस कारण ये जो री स्वर है इसको हिंदी मानक संस्था ने अशुद्ध स्वर माना। अशुद्ध स्वर। यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि अशुद्ध स्वर कौन सा है, या फिर प्रश्न पूछ ले निम्न में से कौन सा अशुद्ध स्वर है, तो ए, आ, यदि अगला ऑप्शन बनाता है री, तो री को क्या कहेंगे, अशुद्ध स्वर कहेंगे, क्योंकि र और छोटी ई की तरह इसका उच्चारण होने लग गया। इस कारण री को जो है वो अशुद्ध स्वर भी मान लिया जाता है। आगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण जो है वो 5 भागों में किया जाता है। स्वरों का वर्गीकरण 5 भागों में किया जाता है। नंबर 1, उच्चारण की अवधि के आधार पर। उच्चारण की अवधि के आधार पर। नंबर 2, उच्चारण के आधार पर। नंबर 3, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। नंबर 4, ओष्ठों की गोलाई के आधार पर।
नंबर 5, मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया, तो स्वरों का वर्गीकरण 5 भागों में। नंबर 1, उच्चारण की अवधि के आधार पर, यानी उच्चारण में जो समय लगता है उसके आधार पर। नंबर 2, उच्चारण के आधार पर। नंबर 3, जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। नंबर 4, ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। और नंबर 5, मुखाकृति के आधार पर। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, उच्चारण की अवधि के आधार पर, उच्चारण की अवधि के आधार पर। उच्चारण की अवधि के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया वो 3 भागों में किया गया। सबसे पहले बात करते हैं ह्रस्व स्वर। नंबर 2, दीर्घ स्वर। और नंबर 3, प्लुत स्वर। उच्चारण की अवधि के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर यदि हम स्वरों का वर्गीकरण करें तो 3 भाग, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। बात करते हैं ह्रस्व। ह्रस्व का जो मतलब होता है वो थोड़ा या कम। ह्रस्व का जो मतलब होता है वो होता है कम, थोड़ा या कम। तो जिन स्वरों के उच्चारण में समय कम लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में समय कम लगता है, थोड़ा समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कह देते हैं। ह्रस्व स्वर देखो यहां लिख देता हूं मैं एक बार, ए, ई, उ और री। संख्या में यदि बात करें तो 4 ह्रस्व स्वर ए, ई, उ और री। और संख्या में यदि बात करें तो 4। अब बाकी जो स्वर बच गए, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। ए जो बनता है, ए के साथ ए, ई जो बनती है, ई के साथ ए, उ जो बनता है, उ के साथ उ, ए बनता है, ए के साथ ई, ए बनता है, ए के साथ आई बनता है, ए के साथ ए, ओ बनता है, ए के साथ उ, और औ बनता है, ए के साथ। तो देखो जितने भी स्वर बने हैं इन्हीं 4 स्वरों के योग से बने।
भाई ए के योग से आ बना, ई के योग से ई बनी, ऊ के योग से ऊ, ए के साथ ई मिलने से ए के साथ ए, तो ए भी तो इन्हीं से बना। ओ जो है वो ए के साथ ओ मिलने से, और औ ए के साथ ओ मिलने से ओ इन्हीं से बना। यानी जो बाकी स्वर हैं उनका निर्माण करेंगे, इसलिए हम इन्हें कह सकते हैं मूल स्वर। बाकी स्वरों का निर्माण करेंगे, इसलिए हमने इन्हें क्या कह दिया, मूल स्वर। इन 7 के अलावा जो 4 स्वर हमने लिए, ये एक ही मात्रा से मिलके बने हुए हैं, इसलिए हमने इन्हें कह दिया एक मात्रिक स्वर। उच्चारण में कम समय लगता है, इसलिए ह्रस्व स्वर। बाकी स्वरों का निर्माण करेंगे, इसलिए मूल स्वर। और बाकी जो इनमें जो मात्रा का प्रयोग किया गया है वो एक ही मात्रा है, इसलिए इन्हें हमने कह दिया एक मात्रिक स्वर। तो तीनों नाम ह्रस्व स्वर, मूल स्वर और एक मात्रिक स्वर। इन स्वरों को हम ए, ई, ऊ और री। संख्या में यदि इनकी बात करें तो 4। ह्रस्व, मूल, एक मात्रिक, कम समय लग रहा है ह्रस्व, एक बाकी स्वरों का निर्माण करेंगे इसलिए मूल स्वर, और एक ही मात्रा से बने हुए इसलिए एक मात्रिक स्वर। आगे चलते हैं। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर देखो, आ, बड़ी ई, बड़ा उ। उसके बाद ए, आई, ओ, ए का जो निर्माण होगा, आ का निर्माण ए और ए। ई की यदि हम बात करें तो ई, ओ की यदि हम बात करें तो ओ और ए के साथ ई, ए के साथ ए, ए के साथ ए, ए के साथ उ और ए के साथ ओ। प्रत्येक जो स्वर है दीर्घ स्वर, उनमें 2-2 स्वर मिले हुए, यानी 2-2 मात्राएं मिली हुई है। इस कारण हमने इन्हें नाम दे दिया द्विमात्रिक स्वर। और क्या नाम दे सकते हैं? 2-2 मात्राएं जब मिली तो बीच में संधि हुई, संयुक्त हुए, तो इन्हें हम कह सकते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। तो ह्रस्व के तरह दीर्घ के भी 3 नाम। उच्चारण में 2 गुना समय लगता है, 2-2 मात्राएं मिली हुई है तो 2 गुना समय लगेगा। उच्चारण में 2 गुना समय लगता है, इसलिए हमने कह दिया दीर्घ स्वर। 2 मात्राओं से बने हुए हैं, इसलिए हमने कह दिया द्विमात्रिक स्वर। और 2 मात्राएं जब मिलके संयुक्त हो गई, इसलिए हमने क्या कह दिया, संयुक्त स्वर। अब देखो, ये जो शुरू के 3 स्वर हैं, बात करें तो स्वरों की संख्या होती है, दीर्घ स्वरों की संख्या 7, 7 और 4 11। शुरू वाले 3 स्वर सेम जाति के, समान जाति के, तो इन्हें हम कह सकते हैं सहजातीय स्वर। सहजातीय स्वर।
और जो बाद वाले 4 स्वर अलग अलग जाति से ए के साथ ई, ए के साथ ए के साथ उ और ए के साथ ओ अलग अलग जाति से बने, इसलिए हम कह सकते हैं विजातीय स्वर। विजातीय स्वर। उच्चारण में अधिक समय लग रहा था। दीर्घ स्वर 2 मात्राओं से मिलके बने हुए हैं। द्विमात्रिक स्वर जो 2 मात्राएं संयुक्त हुई इसलिए संयुक्त स्वर। फिर हमने 7 में से 3 को अलग किया, 4 को अलग किया। जो शुरू वाले 3 हैं वो सेम जाति से बने हुए हैं, समान जाति के, इसलिए हमने सहजातीय स्वर कह दिया। जो बाद वाले 4 हैं वो अलग अलग जाति के स्वरों से बने हुए, इसलिए हमने विजातीय स्वर कह दिया। ये जो स्वर है हमारे दीर्घ संधि में आगे काम आएंगे और ये गुण और वृद्धि संधि में काम आएंगे। आगे प्रश्न दिमाग में आ रहा होगा, सर 11 स्वर बताए थे आपने और 11 आपने कंप्लीट कर दिए, 4 ऋस्व और 7 दीर्घ, तो प्लुत में क्या आएगा? तो दोस्तों ध्यान देना, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर 3 नंबर का। जब हम कोई भी स्वर का उच्चारण करते हैं और उसके उच्चारण में ऋस्व से 3 गुना समय लग जाता है। किसी भी स्वर का जब हम उच्चारण करें और उसके उच्चारण में ऋस्व से 3 गुना समय लग जाए तो उसे हम प्लुत स्वर कह देते हैं। जैसे हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, ओम शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो ओ को लंबा ले जाते हैं, इस कारण उसे हम प्लुत स्वर कहेंगे। यानी कोई भी स्वर जब उसके उच्चारण में 3 गुना समय लगे तो उसे हम प्लुत स्वर कह देंगे। और प्लुत का चिन्ह होगा ए के साथ, ए के साथ या कोई भी जो स्वर होगा उसके साथ प्लुत चिन्ह लग जाएगा। इसका मतलब ए प्लुत है, ई प्लुत है और बड़ी भी क्या है? प्लुत। कोई भी स्वर जैसे ओ लेते हैं, ओ के साथ चिन्ह लग जाए, इसका मतलब ओ क्या है? प्लुत है, तो इसे प्लुत चिन्ह कहते हैं, प्लुत चिन्ह कहते हैं। 11 में से कोई भी स्वर जब उसके उच्चारण में तिगुना समय लगे तो उसे प्लुत स्वर कह देंगे और प्लुत चिन्ह ये होगा। ओम शब्द का उदाहरण लिया हमने। इसके अलावा जब हम किसी को आवाज लगाते हैं तो जो लास्ट का स्वर होता है उसे हम लंबा खींचते हैं तो वो क्या होता है? प्लुत होता है। साधारण सी बात, जब ऋस्व से 3 गुना समय लगे तो उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। आगे नंबर 2, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार, उच्चारण के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया वो 2 भागों में किया गया। नंबर 1, अनुनासिक स्वर और नंबर 2 निर्नुनासिक या अनुनासिक। अनुनासिक स्वर मतलब जिस स्वर का हम उच्चारण करेंगे
उस स्वर का उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख के साथ साथ नाक से बाहर निकले तो अनुनासिक स्वर, और केवल मुख से बाहर निकले निर्नुनासिक स्वर। कहोगे सर स्वर तो सारे एक जैसे ही होते हैं, उच्चारण केवल मुख से ही होता है, तो अनुनासिक निरनुनासिक कैसे हुए? देखो, जब हम लिखते हैं ऊंट, एंट, आंख, ओंठ शब्द में प्रयुक्त बड़े ऊ के ऊपर चंद्र बिंदी, एंट शब्द में ए के साथ अनुस्वार, और आंख में, यानी जब स्वरों के ऊपर अनुस्वार या चंद्र बिंदु लग जाता है तो उन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। कोई भी स्वर जब उसके ऊपर चंद्र बिंदु या फिर अनुस्वार लग जाए तो उसे हम अनुनासिक स्वर कह देते हैं। और कोई भी स्वर, जैसे हम शब्द लिखते हैं आम, इमली, एक, अनार, ऐतिहासिक, इन शब्दों में प्रयुक्त आ केवल मुख से उच्चारित होगा, ए केवल मुख से, बड़ी केवल मुख से, अनार में ए केवल मुख से, और ऐतिहासिक में आई केवल मुख से। यानी जब स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदी या अनुस्वार न लगा हुआ हो तो उन्हें निर्नुनासिक या अनुनुनासिक स्वर कहते हैं। एक बार पुनः, उच्चारण के आधार पर जो स्वर हैं उन्हें दो भागों में बांटा जाता है, अनुनासिक स्वर और निर्नुनासिक या अनुनुनासिक स्वर। जिन स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु या फिर अनुस्वार लग जाए वो तो अनुनासिक स्वर कहलाएंगे, और जिनके ऊपर चंद्र बिंदु या अनुस्वार न हो वो निर्नुनासिक कहलाएंगे। चंद्र बिंदु अनुस्वार अनुनासिक, और जिसके ऊपर चंद्र बिंदु और अनुस्वार न हो अनुनुनासिक या निर्नुनासिक। अनुनासिक के उदाहरण ऊंट, एंट और आंख, और निर्नुनासिक और अनुनुनासिक के उदाहरण आम, इमली, एक, अनार, ऐतिहासिक, औरत, बहुत सारे उदाहरण। आगे बात करते हैं नंबर 3, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया वो 2 भागों में किया गया, 3 भागों में किया गया। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 भागों में। नंबर 1, अग्रस्वर। नंबर 2, मध्यस्वर। और नंबर 3, पश्च स्वर। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर
जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया वो 3 भागों में, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इन तीनों नामों के आधार पर ही स्वर लिए जाते हैं। इनका अर्थ होता है अग्र यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का भाग ज्यादा सक्रिय रहता हो उन्हें अग्र स्वर कहेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के बीच का भाग ज्यादा सक्रिय रहता हो उसे मध्य स्वर कहेंगे, और जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पीछे का भाग ज्यादा सक्रिय रहता हो उन्हें हम पश्च स्वर कहेंगे। देखो अग्र स्वर कौन से, ई, बड़ी ई और ई से बनने वाले स्वर। ए के साथ ए मिलती है तो ए बनता है, आई और साथ में री। ये जो 5 स्वर हैं इन्हें अग्र स्वर कहा जाता है। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो जीभ के आगे का भाग ज्यादा सक्रिय रहता है। ए का जब हम उच्चारण करेंगे तो जीभ के बीच का भाग ज्यादा सक्रिय रहता है, इसलिए ए है मध्य स्वर। इसके अलावा जो भी स्वर बच गए वो है पश्च स्वर। आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। दोस्तों जीभ के आगे का भाग सक्रिय रहे अग्र स्वर, ई और ई से बनने वाले स्वर दोनों ई, छोटी और बड़ी, ए, आई और री। उसके बाद मध्य स्वर में ए और बाकी जो बच गए वो सारे पश्च स्वर। जीभ का आगे का भाग सक्रिय रहता है इसलिए अग्र स्वर, बीच का भाग सक्रिय रहता है इसलिए मध्य स्वर और पीछे का भाग सक्रिय रहता है इसलिए पश्च स्वर। आगे नंबर 4, ओष्ठों की गोलाई के आधार पर, गोलाई के आधार पर ओष्ठों की गोलाई के आधार पर इन्हें बांटा गया 2 भागों। वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर, वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर और अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर। अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर। सिंपल सी बात, जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाए उन्हें तो वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर, और जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल नहीं होता उन्हें अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे ए का जब उच्चारण करेंगे तो होठों का आकार गोल नहीं होगा। इसी तरह आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ। जब हम उ का उच्चारण करेंगे तो होठों का आकार गोल होगा, छोटा उ और बड़ा। इसके अलावा री, ए, आई, ओ का जब हम उच्चारण करेंगे तो होठों का आकार गोल हो जाएगा। औ का भी उच्चारण करेंगे तो होठों का आकार गोल हो जाएगा। ओ, औ। जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाए, छोटा उ, बड़ा उ, ओ, औ, इन 4 स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल होगा, इसलिए वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर।
और इसके अलावा जो स्वर हैं उनके उच्चारण में होठों का आकार गोल नहीं होगा, इस कारण इन्हें अवृत्ताकार या अवृतमुखी स्वर कहा जाता है। आगे नंबर 5, मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 भागों में किया जाता है। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 भागों में। नंबर 1 संवृत्त स्वर, नंबर 2 अर्ध संवृत्त स्वर, नंबर 3 विवृत्त स्वर, विवृत्त स्वर, और नंबर 4 अर्धविवृत्त स्वर, अर्धविवृत्त स्वर। दोस्तों संवृत्त स्वर से याद रखना संक्षिप्त। संवृत्त का मतलब याद रखना संक्षिप्त, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख थोड़ा खुलता है उन्हें संवृत्त स्वर कहते हैं। कौन कौन से स्वर होंगे? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और इनके साथ री। इन स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख थोड़ा सा खुलता है, थोड़ा खुलता है, इसलिए इनका नाम दे दिया हमने संवृत्त स्वर। से याद रख लेना संक्षिप्त, संक्षिप्त का मतलब छोटा। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह कम खुलता है उन्हें संवृत्त स्वर कहते हैं। इनसे थोड़ा सा अधिक, नाम तो अर्ध संवृत्त, लेकिन इनसे थोड़ा सा अधिक यदि खुले तो उन्हें अर्ध संवृत्त। कौन से स्वर आएंगे याद रखना? ए के साथ ए मिलके ए और ए के साथ ओ मिलके ओ। ए के साथ ए मिलेगी तो ए और ए के साथ ओ मिलेगा तो ओ। इनमें जो मुख खुलता है वो संवृत्त से थोड़ा सा अधिक खुलता है, इसलिए अर्ध संवृत्त कह दिया। विवृत्त वी से याद रख लेना विस्तृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अधिक मात्रा में खुलता है उन्हें विवृत्त स्वर कहते हैं। आ का जब हम उच्चारण करेंगे तो मुंह अधिक मात्रा में खुलेगा, इसलिए हमने आ को विवृत्त स्वर कह दिया। और जो बचे हुए स्वर हैं वो सारे के सारे अर्ध विवृत्त में आ जाएंगे। ए, औ, ए के बाद आई और औ। संवृत्त स्वर 5, अर्ध संवृत्त 2, विवृत्त 1 और अर्ध संवृत्त 3। 5, 2, 7, 8 और 3, 11। इस प्रकार से हमने स्वरों का वर्गीकरण किया 5 भागों में। सबसे पहला था उच्चारण की अवधि के आधार पर। उच्चारण की अवधि के आधार पर 3 भाग, ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। उसके बाद उच्चारण के आधार पर अनुनासिक और निर्नुनासिक। उसके बाद जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर अग्र, मध्य और पश्च। उसके बाद ओष्ठों की गोलाई के आधार पर वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी, और मुखाकृति के आधार पर संवृत्त, अर्ध संवृत्त और विवृत्त स्वर। आगे चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी मात्रा।
मात्रा। दोस्तों, जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते तो बिना स्वर की सहायता के व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं होता। जैसे क का उच्चारण करने के लिए हलंत क के साथ हमें ए की जरूरत होती है, तब जाके क बनता। का जब हम उच्चारण करेंगे तो हलंत क के साथ आ की जरूरत होती है, तब हम का उच्चारण कर पाते। छोटी की का जब हम उच्चारण करेंगे तो क के साथ छोटी ई, और तब जाके हम छोटी की का उच्चारण करें। यानी कहने का मतलब, जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो उनके साथ स्वरों का प्रयोग किया जाता है, और प्रयोग किया गया स्वर जिस रूप में बदलता है उस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। जैसे ए की कोई मात्रा नहीं होती, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। बात कर रहे थे मात्रा की। जब हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उनके साथ स्वरों का प्रयोग करना पड़ता है। क के साथ ए, क, हलंत क के साथ आ तो का, हलंत क के साथ ए तो। इसी प्रकार जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, और स्वर जिस रूप में बदलता है उस बदले हुए रूप को हम मात्रा कहते हैं। जैसे ए की कोई मात्रा नहीं होती, दिखाई नहीं देती, आ, उसके बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। यानी स्वर जिस रूप में बदलता है उस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। व्यंजनों में स्वरों का प्रयोग होता है और स्वर जिस रूप में बदलता है उसी बदले हुए रूप को हम क्या कह देते हैं? मात्रा कह देते हैं। स्वर हमारे कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा सभी स्वर सहघोष, सभी स्वर सहघोष या घोष होते, सहघोष या घोष होते। नंबर 2, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं।
आपको पूछा जाए कि कौन सा स्वर घोष है, तो सभी स्वर जितने हैं 11 के 11 सारे क्या होते हैं, घोष होते हैं, और सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ये हमारे स्वर कंप्लीट हुए, बाकी पढ़ेंगे कल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।